इस विलन ने रेड रेंजर को क्यों मारा था और क्यों अपना क्वांटम रेंजर रेड रेंजर से हमेशा जलता रहता था, और कैसे ये विलन साल 3000 से अभी के प्रेजेंट टाइम में आके पूरे पृथ्वी पर कोहराम मिस डिस्ट्रक्शन फैला के रख देता है। ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि है पावर रेंजर्स टाइम फोर्स की फुल्ली एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सीन शुरू होता है साल 3000 में। हाँ भाई, फ्यूचर में पहुंच गए हैं हम लोग। वहाँ एक फ्यूचरिस्टिक सिटी को हम देख पाते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी अपने पीक पर थी, लेकिन इस शांति भरे शहर में एक सबसे बड़ा खतरा खड़ा होता है, एक म्यूटेंट। हाँ भाई, एक म्यूटेंट क्रिमिनल जिसका नाम है रेंसिक। इन्हें म्यूटेंट्स नहीं पता, ये एलियन और इंसान की नाजायज औलाद होते हैं। पुलिस और टाइम फोर्स उसे पकड़ लेते हैं और कोर्ट में उसका ट्रायल होता है। यहाँ टाइम फोर्स मींस रेंजर्स का एक ग्रुप होता है जो कि पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। रेंसिक को जज उसके सारे क्राइम्स सुनाकर उसे क्रायोजेनिक प्रिजन की सजा सुना देता है। मतलब रेंसिक को फ्रीज करके एक कैप्सूल में भर के हमेशा के लिए बंद रखा जाएगा। यहीं पर हमें पहली बार टाइम फोर्स रेंजर्स देखने को मिलते हैं। एलेक्स जो कि टीम का लीडर है, और उसी वक्त रिवील होता है कि एलेक्स और ये जो पिंक रेंजर जैन एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एंगेज है, मतलब फ्यूचर में इनकी शादी होने वाली है। लेकिन भाई रेंसिक कोई आम क्रिमिनल नहीं था, उसका नेटवर्क दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा था और उसके पास अपने साथी थे। जेल ले जाते वक्त रेंसिक के लोग अटैक कर देते हैं। जॉर्ड लेवल तक की फाइट होती है। अपना रेड रेंजर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रेंसिक इतना पावरफुल निकला कि उसने पूरा सिस्टम ही तोड़ दिया और सारे म्यूटेंट प्रिजनर्स के कैप्सूल्स को चुरा लिए। उसका प्लान सिंपल था, इनको यूज करके पास्ट में जाकर मींस टाइम ट्रेवल करके दुनिया पर राज करना। पास्ट में जाने के लिए फ्यूचर में टाइम मशीन तो बन ही चुकी थी। अब जो साला हमारे रेड रेंजर को जान से मार सकता है वो टाइम मशीन भी चुरा सकता है भाई। तो हाँ, फाइट के एंड में रेंसिक ने एलेक्स को अकेला देखकर उसे जान से मार दिया और उसके टीममेट्स पॉपकॉर्न लेके ये नज़ारा सामने ही रह के देखते रह गए। पर मरने से पहले एलेक्स अपना मॉर्फर जैन मतलब अपनी मंगेटर को दे देता है और कहता है कि उसे रेंसिक को रोकना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेड मॉर्फर ने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब कि रेड मॉर्फर के लायक इनमें से कोई भी नहीं था। वो जेनेटिकली सिर्फ और सिर्फ एलेक्स के लिए ही कोडेड था। अब जैन और उसकी टीम के पास एक ही ऑप्शन बचा था, टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाना और वहाँ किसी को ढूंढना जो एलेक्स के जैसे डीएनए शेयर करता हो। अब क्योंकि रेंसिक भी पास्ट में चला गया था, तो ये सभी भी डोरेमोन की टाइम मशीन चुराकर उसके पीछे ईयर 2001 मतलब अभी के टाइम में, अभी तो खैर 2025 है, लेकिन वो लोग 2001 में चले आते हैं क्योंकि ये सीजन उसी टाइम निकला था। यहाँ रेंसिक और उसकी म्यूटेंट आर्मी ऑलरेडी आके लोगों को डरा रही होती है। रेंजर्स तुरंत फाइट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि रेड मॉर्फर काम नहीं करता क्योंकि एलेक्स मर चुका था और डीएनए किसी का भी मैच नहीं हो रहा था। इसी बीच इंट्रोड्यूस होता है वेस्ट कॉलिंस, एक रिच बिगड़ेल अमीरजादा लड़का जो अपनी फैमिली बिजनेस से अलग जीना चाहता था। वेस्ट देख लेता है कि जैन और उसकी टीम मुसीबत में है और बिना सोचे समझे लड़की देखकर बस उसे इंप्रेस करने आ जाता है। जब रेंजर्स मॉर्फर यूज करने की कोशिश करते हैं तो मॉर्फर वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो एलेक्स का डीएनए मैच करता है और सबको पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि 2000 साल बाद जो एलेक्स पैदा होगा उसी का पर दादा है, मतलब उसका पूर्वज है यार। और जिस पर ये लाइन मार रहा था वो पिंक रेंजर इसकी बहू लगेगी। अब इन्हें रेड रेंजर तो मिल गया था, बाकी मॉर्फर्स भी अनलॉक हो जाते हैं और ये सभी बन जाते हैं टाइम फोर्स पावर रेंजर्स। लेकिन इनके सूट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया यार। खैर, अभी टीम वेस्ट पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं करती थी, स्पेशली जैन, क्योंकि एक तो वो उसे इंप्रेस करने में लगा होता था और उसके लिए वेस्ट सिर्फ एक नॉर्मल लड़का होता है जिसके पास एलेक्स का चेहरा है, लेकिन एलेक्स का वो नहीं कैरेक्टर यार तुम लोग ना। लेकिन देखो, रेंसिक को एक एक करके म्यूटेंट को कैप्चर करने की मिशन में वेस्ट अपनी जान रिस्क में डालकर इनोसेंट लोगों को भी बचाता है, जिससे वो सबका दिल जीत लेता है और टीम उसे लीडर के रूप में फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हम वेस्ट के फादर मिस्टर कॉलिंस को देखते हैं जो कि एक बिलियनियर होते हैं और वो चाहते हैं कि वेस्ट उनके बिजनेस एम्पायर को संभाले, लेकिन वेस्ट क्लियरली बोलता है कि उसकी लाइफ का पर्पस अलग है। अब तो वो एक रेंजर भी है। इस टेंशन के बीच स्कूल बस फुल ऑफ किड्स खतरे में आ जाती है। जब रेंसिक का एक म्यूटेंट उन पर अटैक करता है, टाइम फोर्स टीम रेडी होती है, लेकिन बस बचाना मुश्किल लग रहा था। वेस्ट बिना सोचे समझे अपना रेड मॉर्फर यूज करके बस की तरफ जाता है और बच्चों को सेफ निकालता है। उसकी ब्रेवरी और सेल्फिशनेस का नेचर सबको इंप्रेस कर देती है। यहाँ उसके बाप को भी पता लग जाता है कि उसका बेटा सिर्फ लड़कीबाजी नहीं करता, वो अपने बेटे की चॉइस को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी उसे रेंजर लाइफ छोड़कर अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए फोर्स करता है। कैसा बाप है यार। खैर, हम एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं, सर्किट। भाई ने बोला करने का तो करने का। ये मुन्ना भाई वाला नहीं है यार, ये एक रोबोटिक आउल होता है जो कि फ्यूचर से रेंजर्स के साथ आया था। सर्किट का रोल है उन्हें सपोर्ट करना और हर एक इन्फो देना और साथ ही सारे के सारे टेक्निकल गैजेट्स हायर करना। रेंसिक एक नया ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट को एक्टिवेट करता है जो कि रेंजर्स की पूरी टीम को ओवर पावर कर देता है। रेंजर्स के पास अब तक सिर्फ पुराने वेपन्स थे और इस म्यूटेंट के अगेंस्ट उन्हें कोई चांस नहीं लग रहा था। इसी बीच फ्यूचर से एक नई मदद आती है, टाइम शैडो मेगाजॉर्ड। ये एक एडवांस जॉर्ड होता है जो कि टाइम स्पीड से भेजा गया था। रेंजर्स इसे कंबाइन करके म्यूटेंट को फाइनली डिफीट कर देते हैं। आगे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक मिस्ट्री एलिमेंट से जो कि आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्वांटम मॉर्फर।
एक इवैक्यूएशन साइट पर लोगों को एक फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल मिलता है जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराना था, लेकिन उसके अंदर क्वांटम रेंजर्स के पावर लॉक होते हैं। रेंसी के म्यूटेंट्स इसे चुराने आते हैं, रेंजर्स भी इसी साइट पर पहुंच जाते हैं और दोनों फोर्सेस में बैटल होती है, लेकिन क्वांटम मॉर्फर किसी के हाथ नहीं लगता, वो एक्टिवेट होकर लॉक ही रह जाता है। एपिसोड एंड होता है एक बड़ा सस्पेंस के साथ में, ये मॉर्फर का फ्यूचर क्या होगा और कौन बनेगा क्वांटम रेंजर और ये मॉर्फर आया कहाँ से, पर अभी तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर नेक्स्ट हमें फाइनली क्वांटम मॉर्फर की कहानी ओपन होती है। इवैक्यूएशन साइट पर क्वांटम मॉर्फर एक लड़के के हाथ में लगता है जिसका नाम होता है एरिक मायर्स, और सरप्राइज ये है कि एरिस वेस्ट यानी हमारे रेड रेंजर का पुराना क्लासमेट था। दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल ही अलग थी। एरिक एम्बिशियस था, वो हमेशा प्रूव करना चाहता था कि उसकी वर्थ ज्यादा है। जब क्वांटम मॉर्फर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तब एरिक बन जाता है क्वांटम रेंजर, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो टाइम फोर्स टीम का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि एक लोनर वुल्फ की तरह अकेले फाइट करता है। रेंजर शॉक में होते स्पेशली वेस्ट, क्योंकि उसका पुराना राइवल अब एक पावरफुल रेंजर बन चुका है। ये राइवलरी आगे के एपिसोड में मेजर स्टोरी लाइन बनने जा रही है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और आगे हम देखते हैं कि एक म्यूटेंट सिटी में अटैक करता है जो कि ज्यादा ही पावरफुल होता है। रेंजर्स उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन एरिक अपना क्वांटम रेंजर एंट्री मारकर ऑरा फॉर्मिंग करने लगता है और उनकी फाइट में इंटरफेयर करता है। एरिक अपने नया क्वांटम मॉर्फर प्रूव करना चाहता था और बिना टीम के म्यूटेंट को खुद ही अकेले डिफीट कर देता है। ये दिखाता है कि एरिक कितना सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन वेस्ट के लिए ये एक नया चैलेंज है, क्योंकि अब उसे एक रेंजर के तौर पर सिर्फ रेंसिक से ही नहीं बल्कि एरिक की ईगो से भी फाइट करना पड़ता है। एरिक जो अब तक क्वांटम मॉर्फर यूज कर रहा था अब अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक करता है। इक्वेशन साइट पर एक एंशिएंट जॉड भी एक्टिवेट होता है जिसका नाम होता है क्यूरेक्स, एक जायंट टिराइनोसॉरस रेक्स स्टाइल जॉड जो कि फ्यूचर से आया था और क्वांटम पावर्स को कंट्रोल में चल सकता था। रेंजर्स और एरिक दोनों ही क्यूरेक्स को कंट्रोल के लिए फाइट करने लगते हैं। रेंसिक भी अपने म्यूटेंट भेजता है ताकि वो क्यूरेक्स को कैप्चर कर ले। एंड में एरिक अपने मॉर्फर से क्यूरेक्स को कंट्रोल कर ही लेता है और ऑफिशियली बन जाता है क्वांटम रेंजर विथ हिज ओन जॉड। इसके बाद एरिक जो अब ऑफिशियली क्वांटम रेंजर बन चुका है उसके पास अब क्यूरेक्स भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एरिक अपनी पावर्स का मिसयूज करता है। वो क्वांटम रेंजर होने को एक अथॉरिटी और सुपरियरिटी के तौर पे देखता है। टाइम फोर्स रेंजर स्पेशली वेस्ट उसे समझाते हैं कि रेंजर बनने का मतलब सिर्फ पावर दिखाना नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, लेकिन एरिक सुनता ही नहीं। पैरेलल में रेंसिक एक डेंजरस म्यूटेंट को रिलीज करता है जो कि एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके पावरफुल हो जाता है। फाइट के दौरान एरिक क्यूरेक्स को यूज करता है, लेकिन उसका रेकलेस बिहेवियर टीम को डेंजर में डाल देता है। फाइट के एंड में म्यूटेंट तो कैप्चर हो जाता है, लेकिन रेंजर्स और एरिक के बीच राइवलरी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। लेकिन आगे के एपिसोड में क्वांटम रेंजर अपनी जिम्मेदारी तो समझ लेता है, पर वो अलग तरह से अकेले ही काम करना पसंद करता है, जैसे कि मैं करता हूँ। लेकिन मुझे तुम लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तुम्हारे भाई को इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट हम एक बड़ा स्पेशल एपिसोड देखते हैं, टाइम फोर्स रेंजर्स और लाइट स्पीड रेस्क्यू रेंजर्स का क्रॉसओवर। भाई जिन्हें नहीं पता ना कि ये लाइट स्पीड रेस्क्यू क्या है, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, तुमको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, सब समझ जाओगे। रेंसी के पावरफुल म्यूटेंट को रिलीज करता है जो कि इतना स्ट्रांग होता है कि टाइम फोर्स की टीम इवन हमारा क्वांटम रेंजर भी उसे डिफीट नहीं कर पाता। तभी एंट्री होती है लाइट स्पीड रेस्क्यू रेंजर्स की, कार्टर और उसके टीम की। दोनों रेंजर टीम मिलकर म्यूटेंट को लगभग हरा ही देते हैं। फाइनल ब्लो डाउन दोनों टीम्स मिलकर देते हैं। एपिसोड के एंड में कार्टर वेस्ट को मोटिवेट करता है कि एक ट्रू लीडर बनने के लिए सिर्फ पावर नहीं सैक्रिफाइस भी चाहिए होता है। और भाई सच में यार आज भी सारे पावर रेंजर्स एपिसोड ना मैं बार बार देखता हूँ, और जो भी क्रॉसओवर एपिसोड्स है ना उनका मुझे नेक्स्ट लेवल होता है, उन्हें ना मैं बार बार रिपीट करता हूँ यार, हर दिन देखता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। तुम्हें कौन सा पावर रेंजर्स का क्रॉसओवर सबसे ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट हम नादिरा को देख पाते हैं जो कि रेंसिक की बेटी होती है। वो सिटी में म्यूटेंट्स को रिलीज कर रही होती है और रेंजर्स एक के बाद एक फाइट हैंडल करते हैं। मीनवाइल फ्रैक्स ये भी रेंसिक का एक जनरल होता है, वो सीक्रेटली अपनी ही रोबोट आर्मी बना रहा होता है, वो भी रेंसिक के अगेंस्ट। उसका रीजन क्लियर होता है, वो रेंसिक से नफरत करता है क्योंकि रेंसिक उससे ज्यादा किसी और को मौका देता रहता है। हम देखते हैं कि फ्रैक्स के पास अपना रोबोट्रॉन आर्मी है जो कि अपकमिंग बैटल्स में सिटी को पूरी तरीके से हिला के रख देगी। इसके बाद हम नेक्स्ट फिनाले में देखते हैं कि जो एलेक्स है जो कि ओरिजिनल रेड रेंजर था जिसे रेंसिक ने स्टार्टिंग में मार दिया था, वो असल में जिंदा था और रिकवर हो रहा था, पूरी तरीके से मरा नहीं था। एलेक्स इनसे कांटेक्ट करता है अब क्योंकि वो साल 3000 में था तो उसे पास्ट मतलब अभी 2001 में जो भी रेंजर्स के साथ में होगा ये सब पता था। एलेक्स सबको वापस आने बोलता है बिकॉज उसके हिसाब से ये सभी फाइट में मारे जाएंगे। इधर नादिरा जो कि रेंसिक्स की बेटी है जब एक्सीडेंटली इस वुमेन के बच्चे को इस दुनिया में लाने में मदद करती है तो उसके अंदर इंसानों के लिए प्यार आ जाता है। और हमारा ग्रीन रेंजर भी एक म्यूटेंट होता है और उसका तो इस पर पहले से ही दिल फेफड़ा कलेजा सब आ चुका होता है, पर ये यहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके अंदर में कुछ इंसानियत जागने के बाद में ये कंफ्यूज रहती है और सोचती है कि इंसान इतने भी बुरे नहीं है। क्या ये सही बात है भाई? और म्यूटेंट्स और इंसान एक साथ रह सकते हैं, पर इसका बाप फ्रैक्स को पकड़कर उसे रिप्रोग्राम कर देता है ताकि वो इसे धोखा ना दे और एक रोबोट में बिठाकर तबाही मचाने लगता है सिटी में पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन। रेंजर्स यहीं रखे सिटी को प्रोटेक्ट कर रेंजर्स यहीं रह के सिटी को प्रोटेक्ट करने का फैसला करते हैं और वापस न जाने का अपना फैसला सुना देते हैं। इधर रेंजर्स रोबोट से फाइट करते हैं पर क्वांटम रेंजर का जॉड क्यूरेक्स अपनी एनर्जी के लिए जिस क्रिस्टल का यूज करता था वो करप्ट हो जाता है, जिससे कि क्यूरेक्स जॉड अनबैलेंस होने लगता है और वो किसी की भी बात नहीं मानता है। और इन सब के कारण जो टाइम होल था वो
और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सिटी की सारी बिल्डिंग्स को खींचने लगता है, जिससे टाइम ट्रेवल में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इस फाइट के बीच मिस्टर कॉलिंस, वेस्ट का फादर, अपनी कंपनी के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हुए खुद इंजर्ड हो जाता है। ये एक इमोशनल सीन होता है जहाँ वेस्ट रियलाइज करते हैं कि उसके फादर अंदर से एक अच्छे इंसान है, बस बाहर से अपना पैर नहीं दिखा पाते। यार इधर इंडिया में भी बाप और बेटे का वही चलता रहता है। रेंजर्स समझ जाते हैं कि अब फाइनल बैटल नियर है। इधर टाइम शिप आता है और रेंजर्स खुद न जाने का फैसला करके उन्होंने अब तक जितने भी म्यूटेंट्स को पकड़ा था उन सभी म्यूटेंट्स को कैप्सूल में लॉक कर देते हैं और अपना प्रेजेंट रेड रेंजर वेस अपनी टीम को बचाने के लिए उन्हें शिप में लॉक करके शिप को स्टार्ट कर देता है, सिटी को प्रोटेक्ट करने का फैसला करता है। इधर सभी रेंजर्स अपने टाइम में पहुंच जाते हैं और एलेक्स उनकी यादें मिटाने के लिए बोलता है ताकि वो उस टाइम को भूलकर प्रेजेंट में जी पाए और फ्यूचर इंटरप्ट ना हो। इधर क्यूरस डिस्ट्रॉय होता है और क्वांटम रेंजर को बहुत चोट लगती है, तब वेस उसे संभालता है, पर क्वांटम रेंजर अभी भी एटीट्यूड में रहता है। वेस जब पूछता है कि वो उससे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है, तब वो ये जवाब देता है, और इसे ना यार तुम सभी के सभी सुनो, क्योंकि ये सभी आज भी कहीं ना कहीं हम सभी को, मतलब हम सब की जिंदगी की ना एक रियलिटी है। मेरा दोस्त, तुम तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते वैस। मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं गरीब था और मैंने बहुत ही मेहनत की है, खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। किसी ने मदद नहीं की, एक पल के लिए भी साथ नहीं दिया। इसके बाद दोनों साथ में बचने के लिए अपने बेस में आते हैं, लेकिन रेंसिक यहाँ भी अटैक कर देता है और इस जगह को ब्लास्ट कर देता है। इधर नादिरा उसे रोकती है, लेकिन अपने बाप के आगे किसकी चलती यार। इधर वेस्ट का बाप पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा होता है और मिलने पर उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट भी करता है। उसी टाइम इन दोनों को बचाते वक्त क्वांटम रेंजर घायल हो जाता है और जब रेड रेंजर रेंसिक को रोकने जाता है तो जाते वक्त क्वांटम रेंजर रेड रेंजर को अपना मॉर्फर देता है, क्योंकि क्वांटम एनर्जी ही उस रूबी और क्यूरस जॉक की पावर को रोक सकती थी। इधर सिटी में पूरा केओस फैला होता है, टाइम पोर्शन बिल्कुल अनस्टेबल हो जाती है, सारी बिल्डिंग वार्म-अप में खींची चली जा रही थी और हजारों की फौज से अपना वेस्ट अकेला ही लड़ रहा होता है। इधर साल 3000 में ये सभी मेमोरी इरेज करने से मना कर देते हैं और वापस 2001 में आने का फैसला करते हैं। अपनी पिंक रेंजर अपनी एंगेजमेंट रिंग को निकालकर एलेक्स को दे देती है, जिससे कि वो समझ जाता है कि इसका अफेयर अब वेस्ट के साथ हो। ये सभी वापस आने के लिए स्पेसशिप में निकल जाते हैं और वापस आकर वेस्ट की मदद करते हैं। साथ ही ये लोग क्यूरेक्स मेगाजॉट के पावर सोर्स रूबी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे ये रोबोट भी खत्म हो जाता है। रेंजी सब अकेला बचता है और इसकी बेटी नादिरा इसको रुकने बोलती है, पर ये उसी को एक झपड़ मार देता है और नादिरा इस बच्ची को बचाने के लिए उसे अपने साथ छुपा देती है। यहाँ रेंजिक्स रेंजर्स के साथ अकेला मुकाबला करने लगता है। सभी रेंजर्स को एक एक करके ये कुत्तों की तरह मारता है और उन्हीं को सबको हरा देता है, पर गलती से इसकी बेटी को एक लेजर लग जाता है जो इस बच्ची के साथ में छुपी हुई थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर ये बहुत टेंशन में आ जाता है और इस छोटी बच्ची को देखकर इसके अंदर की आधी जो इंसानियत थी वो भी जाग जाती है और अपनी बेटी की बात ये अब सुनता है, जो इसे समझाती है कि वो भी इंसानों की तरह है और उनके अंदर सिर्फ नफरत नहीं है, प्यार भी है। और ये चीज समझकर रेंजिक्स अपने आप को टाइम फोर्स के आगे सिलेंडर कर देता है और अरेस्ट होकर अपने टाइम में वापस सजा काटने के लिए रेडी हो जाता है। अब विलन भी अरेस्ट हो गया था, इसलिए सभी रेंजर्स अपने टाइम में मतलब साल 3000 में वापस जाने लगते हैं और सबको गुड बाय कहते हैं। और फाइनली पिंक रेंजर और वेस मतलब अपना रेड रेंजर प्रेजेंट का एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताते हैं, वही निब्बा निब्बी वाला आई लव यू वाला प्यार, पर ये साथ नहीं रह सकते क्योंकि फिर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बदलाव हो सकता है, इसलिए गुड बाय कह के वो वापस चली जाती है। और वेस्ट का बाप अपने बेटे के लिए एक सिल्वर गार्डियन नाम की आर्मी बना देता है जो कि सिटी की रक्षा करेगी और हमें लगता है कि आगे चल के ये सिल्वर गार्डियन ही टाइम फोर्स बनेगी, क्योंकि इसका जो मेन लीडर था वो भी वेस्ट के खानदान से ही बनेगा। वेस्ट और एरिक इसके लीडर होते हैं और इसी एंडिंग के साथ में ये सीजन भी यहीं पे खत्म होता है।